नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे धमकी के लहजे में मिली जिहाद की। जी हां, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को मिली धमकी भरे ईमेल्स की बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर के 80 से ज्यादा स्कूलों और उसमें पढ़ने वाले हजारों बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप के लिए आज की सुबह दहशत भरी रही है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उन जिहादियों का मकसद भी तो यही है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को एक साथ एक ही जैसे ईमेल मिले जिनमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी और हिंसा का तांडव मचाने की धमकी दी गई। ईमेल मिलने के बाद से आपको बता रहे हैं, ईमेल मिलने के बाद से ही दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय समेत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हो गई। सुरक्षा बलों ने सभी स्कूलों में जाकर गहन सर्च ऑपरेशन चलाया। डॉग और बॉम्ब स्क्वाड के साथ स्कूलों में पहुंची टीम को स्कूल कैंपस से कुछ हासिल तो नहीं हुआ है। बाद में खुलासा हुआ कि धमकी भरा ईमेल होक्स था, यानी फर्जी हो सकता है, और इसका सर्वर रूसी था। .ru के तहत आप इसको समझ सकते हैं। इस दौरान पुलिस ने परिजनों से पैनिक ना होने की अपील की है, लेकिन अब इस धमकी भरे ईमेल के तार अब आतंकी संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिस ईमेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी दी गई है वो सवारी IIM@mail.ru है। जांच में सामने आया है कि सवारिम एक अरबिक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ तलवारों की टक्कर होता है। इस शब्द का इस्तेमाल 2014 से इस्लामिक स्टेट द्वारा इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए किया जाता है। पुलिस जांच में तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। यूपी पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने अपनी शुरुआती जांच के बाद खुलासा किया कि धमकी भरे ईमेल मॉस्को में लगे सर्वर से भेजे गए हैं। इससे पहले मंगलवार को बिहार राजभवन और पश्चिम बंगाल के गवर्नर आवास समेत कई सार्वजनिक संस्था को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सवाल है कि जिहादी अब काफिर बच्चों को निशाना बनाना चाहते हैं क्या? रूसी सर्वर से क्या आपको जो मिली है धमकी, इस धमकी भरे ईमेल के पीछे कौन सी विदेशी ताकतें हैं? और आखिर में सवाल यह भी पूछेंगे कि भाई, चुनाव के बीच धमकी भरा ईमेल अगर आया है तो आया क्यों है? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, हमारे एनालिसिस को देखिए, ताकि आप मामले को अच्छे से समझ पाएं। दिल्ली एनसीआर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 80 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली और उससे सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के करीब 80 से अधिक स्कूलों को बुधवार सुबह परिसर में बम रखे होने की धमकी मिली। इसके बाद स्कूल प्रशासन से पुलिस प्रशासन तक स्कूली बच्चों से लेकर अभिभावक तक के होश उड़ गए। ईमेल के मुताबिक मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल, द्वारका के DPS, चाणक्यपुरी के संस्कृत स्कूल समेत दर्जनों स्कूल कैंपस में बम रखे होने की धमकी दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और सभी स्कूलों में युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया। सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गई, जहां कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही ईमेल भेजने वाले का भी पता लगाया जाने लगा। सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद पुलिस टीम को कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसेस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि स्कूलों में बम होने की सूचना अफवाह जैसी लगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कदम उठा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना भी मॉडल टाउन स्थित DAV स्कूल पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करता हूं कि पुलिस यहां मुस्तैद है, हर बात का ध्यान रख रहे हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें।
इससे पहले मंगलवार को बिहार के राज्य भवन और पश्चिम बंगाल के राजभवन को भी धमकी भरा ईमेल किया गया था। आज स्कूलों को भी मिले ईमेल में लिखा है, हमारे हाथों में लोहा है जो दिल को सुकून देता है। इंशाअल्लाह हम इन्हें हवा में उड़ाकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम तुम्हारे गर्दन और चेहरे के चिथड़े कर देंगे। अल्लाह की मर्जी हुई तो हम तुम्हें आग की लपटों में भेज देंगे, जिससे तुम्हारा दम घुट जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नुम में अलग आग है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये धमकी एक ही ईमेल में भेजी गई है। यह ईमेल रूसी सर्वर से सुबह 5:36 पर भेजा गया है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने पूरी खबर को समझा और जिस तरीके से धमकी दी गई और धमकी भरा जो ईमेल आया था, जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया और जिस तरीके से घृणा और जो मानसिकता उसमें झलक रही है। तार विदेश से जुड़ रहे हैं, रशिया का सर्वर बताया जा रहा है, रशिया के सर्वर से वहां से इसको मेल को भेजा गया है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। हैकर्स इन सब चीज़ों में कामयाब हो जाते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर बैठ के, दिल्ली में बैठ के किसी और सर्वर को वहाँ नाम लगा सकते हैं। तो क्या देश के अंदर से हो रही है और क्या इन सारी चीज़ों से हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। चलिए, वापस आप ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट मैं चाहूंगा आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएं, ताकि इसके बारे में और जानकारी दे सकें। हमारे साथ मैं स्वागत करता हूं, मुकेश जी हैं हमारे साथ, रेजिडेंट एडिटर है, वो साथ में चर्चा में रहेंगे मेरे साथ, उनका साथ रहेगा पूरी चर्चा के दौरान। उसी के साथ साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला आए। विजय कौशिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और मुस्लिम स्कॉलर भी कुछ समय में जुड़ जाएंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुकेश जी, आपसे मैं अगर ये इनपुट्स में लेना चाहूं, इस तरीके की खबर देश के लिए बहुत डरा देने वाली, अभिभावकों के मन में, जो पेरेंट्स हैं उनके मन में ऐसा डर सुबह सुबह पैदा कर देना, और विदेश से इसके तार जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं वो जांच का विषय होता रहेगा। लेकिन अचानक से सुबह सुबह, वो भी चुनाव के दौरान, ऐसे मेल आना, क्या कुछ एनालिसिस आपके द्वारा किया गया, कुछ आपको लगता है कुछ जानबूझ के किया गया है, इसमें कौन सी ताकतें हो सकती हैं? देखिए, जिन ताकतों का लोग पुलिस जांच कर रही है, मेरे ख्याल से वो चीजें पता, आईएसआईएस का जो हाथ आ रहा है, निश्चित तौर पे उनका हाथ होगा या किसी जिहादी संगठन का ही हाथ होगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात तो ये पुलिस जांच में पता चल जाएगी, क्योंकि रूस से इसका सर्वर लीक हो रहा है, रूस से ये किया गया है। लेकिन एक चीज है कि इसकी आने की जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को लेकर के मुझे लग रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो मेल भेज रहे हैं उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा ये नहीं है कि यहाँ एक दिन में जिहाद ले आया जाए, क्योंकि ऐसी धमकियां जो है कोई पहली बार नहीं मिली। ऐसी धमकियां रेलवे को उड़ाने के बारे में, संसद को उड़ाने के बारे में, और दिल्ली के एम्स को भी इस तरीके की धमकियां इससे पहले मिल चुकी है। और ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, सभी को इस तरीके की धमकियां मिलती रहती हैं। लेकिन अभी चुनाव के बीच में जो इस तरीके का हॉक्स कॉल आया है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और इसकी अगर आप क्रोनोलॉजी देखें शिवम, तो एक दिन पहले जो है आपको मरियम का एक वीडियो वायरल होता है, उसमें वोट जिहाद करने की बात कही जाती है, और उसके बाद जो है ये हॉक्स कॉल आता है। और हॉक्स कॉल के जरिए जो है जिहाद के सारे जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से सर तन जुदा करने की बात कही जाती है। इंशाअल्लाह हम ये कर देंगे, इंशाअल्लाह जो काफिर हैं, काफिरों को निशाना बनाने की बात कही जाती है। और पूरी तरीके से जो स्कूलों को निशाना इसलिए बनाया गया है, सरकारी बिल्डिंगों को, सचिवालय को, जो राज्यपाल के भवन है, उसको निशाना इसलिए बनाया गया ताकि उनकी बात जो है अधिक से अधिक जो है स्प्रेड हो। वो कह रहे हैं कि काफिरों को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन जिन स्कूलों को का नाम लिया वहां पर केवल काफिर नहीं है, वहां पर तो सभी धर्म के लोग जो है, सभी धर्म के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। डीपीएस का जब ये मेल आया, तो जिस डीपीएस में ये मेल आया था, उसी डीपीएस में मेरी बेटी भी पढ़ती है शिवा, मैं आपको बताऊं। और सुबह सुबह जब ये मेल आया था, तो मुझे लगता है कि स्कूल ने थोड़ी देर से लेकिन सबको अलर्ट किया था। अलर्ट हमारे पास भी आया था, और अलर्ट करने के बाद हमने तो अपने बच्चे को नहीं भेजा, लेकिन बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया था स्कूल, और उसके बाद स्कूल से उन्हें वैकेट कराया गया। तो
जो लोग वहां पर गए थे उनको जो परेशानी हुई वो अलग है, लेकिन जी। जो ये मेल हॉक्स मेल भेज रहे हैं उनके पीछे मंशा जो है वो केवल भेजने वाले नहीं बल्कि उसको ऑपरेट करने वाला जो एक नेटवर्क चल रहा है, मुझे लगता है कि उनकी ये मंशा है कि चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाए और चुनाव को कम्युनल लाइन पे खींचने की जो कोशिश है, जो एक धर्म के आधार पे चुनाव हो, एक लाइन खींच दी जाए समाज के बीच में धर्म के नाम पे, वही चीजें हो रही हैं एक के बाद एक। कांग्रेस का जब पहली बार न्याय पत्र जारी होता है उसमें इसी तरीके की बातें की गई, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसमें भी इसी तरीके की बातें आ गई, उसके बाद जो मरियम का जो कल वीडियो वायरल हो रहा था वोट जिहाद का, वो भी इसी तरीके की बातें करती है। और आज जो ये हॉक्स कॉल आया है और करने वाले ने जो लिखा है और उसके जो टेक्स्ट है, उसका जो पूरी स्क्रिप्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरीके से समाज को कम्युनल एंगल पे बांटने की कोशिश की गई है। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से उनकी मंशा इस चुनाव को प्रभावित करने की है, क्योंकि जो वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पर गजवाए हिंद चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर मोदी जो है तीसरी बार जीत के आए और उनका जो एजेंडा है वो और 5 साल के लिए आगे जो है खिसक जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये वही शक्तियां हैं जो मोदी को रोकना चाहती है और इसीलिए वो इस तरीके के हॉक्स कॉल करके माहौल पैदा करना चाह रही है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। बाकी गेस्ट से मैं भी इस बारे में अगर मैं प्रश्न पूछूं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, बिल्कुल हाँ, असगर खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी हम यहाँ पर लेंगे। विजय कौशिक जी, यहाँ पर मैं आऊंगा, ये चुनावी माहौल के चलते हुआ है कि नहीं ये तो हम पूछेंगे, लेकिन अरविंद जैन जी, अगर ये विदेश से किया गया है और विदेश से एक व्यक्ति बैठ के, अगर वो होक्स भी है लेकिन उसने तो सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को यहां पर परेशान कर दिया, नचा दिया, अभिभावकों को परेशान कर दिया बच्चों के नाम पर, क्योंकि उसको क्या पता था अगर मैं ऐसा मेल करूंगा कि स्कूल्स को मैं टारगेट बनाऊंगा, अगर वो रशिया में बैठा है तो भी हो सकता है, नहीं भी बैठा है तो डार्क वेब, क्या तमाम चीजें हैं। और जांच प्रक्रिया में आपको क्या लगता है, सही डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं या फिर उसने यही चाहा था कि ऐसा ही हो, हमने वैसा ही किया, कहीं गलती तो नहीं कर बैठे हम कोई ऐसी? यहां पर देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसी कोई भी थ्रेट आए उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, NIA है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, जिससे कि कहां से इसको ओरिजिनेट किया गया है वो हम ट्रेस कर सकें। और साथ ही साथ इसमें यह भी आवश्यक है कि एक अनावश्यक पैनिक न फैलाया जाए, अभिभावकों के मन में, बच्चों के मन में कोई इस प्रकार का पैनिक ना क्रिएट किया जाए। पर अरविंद जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम आप रहिए स्क्रीन पर, हम ये एक स्क्रॉल भी साथ साथ चला रहे हैं, दर्शकों को मैं बताऊं कि किस तरीके की भाषा का, उसका हिंदी अनुवाद भी हम चला रहे हैं कि हमारे हाथों में लोहा है जो दिल को सुकून देता है, इंशाअल्लाह हम इन्हें हवा में उड़ाकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारे गर्दन, चेहरे, ये तमाम चीजें यहां पर लिखी गई हैं। अल्लाह का नाम लिया गया है, काफिरों की बात यहां पर की गई है और क्या कुछ नहीं। बिल्कुल अरविंद जी, आप आगे इस पर कैरी ऑन करिए, लेकिन ये बहुत खतरनाक लैंग्वेज है जिसको डिसाइफर करना, जिसको डिकोड करना भी बहुत आवश्यक है। पहले देखिए, ये तय करना होगा कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है, उसके बाद ये ISIS का है, किसका है, किस जिहादी संगठन का है, या किसी ने इनके नाम से इस प्रकार की शरारत की है, इसको पहले ट्रेस करना होगा। ट्रेस करने में एजेंसीज लग गई हैं, इसमें वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन रहता है आपस में, और इसको ट्रेस कर लिया जाएगा, मेरा मानना है जी। चाहे वो रशिया से ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे हमारे कंट्री से ही ओरिजिनेट हुआ हो। मुझे जो लगता है वो ये है कि आजकल हमारे देश में इलेक्शंस चल रहे हैं, हमारा कंट्री लगातार राइज कर रहा है, यहाँ पर कम्युनल हार्मनी करीब करीब हर तरीके से बनी हुई है, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर। इकोनॉमी बहुत तेजी से प्रगति कर रही है, इससे बहुत से लोग रुष्ट हैं और हो सकता है कि इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए किया हो। मैं समझता हूं हमें कुछ इंतजार करना चाहिए और शीघ्र ही इस जांच के, इस तफ्तीश के अच्छे नतीजे सामने आएंगे। दूसरा, हमें अपने को मजबूत करना होगा एज अ नेशन। हमें छोटी छोटी बातों से, इनसे जो है डरना नहीं होगा, इनको सीरियसली लेते हुए हमें इसको चुनौती देनी होगी कि हम ऐसी धमकियों से डरते नहीं हैं। हमारे स्कूल भी खुले रहेंगे, पढ़ाई भी होगी और सब रोजमर्रा के काम भी चलेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये बिल्कुल मैं कहता हूँ, डर की तो मैं बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये इन्होंने जिस तरीके से बच्चों को इसमें शामिल कर दिया है, इन्होंने कहीं अपनी कब्र ना खोद ली हो यहाँ पर, जिनके द्वारा ये किया गया है। विजय कौशिक जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते थे? पॉलिटिकल एंगल पर इसको अगर देखा जाए तो इसकी टाइमिंग पर बिल्कुल जो मुकेश जी कह रहे हैं वो सवाल तो उठता ही है कि भाई इस तरीके का थ्रेट भेजना, कि भाई अभिभावक अगर घर पर बैठे हैं, कोई दफ्तर में जाता है, ऑफिस में जाता है, वो अगर देखे कि इस तरीके का टीवी पर आ रहा है, बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर एक्टिव है, गृह मंत्रालय
बड़े एक्टिव है, एलजी यहाँ पर बयान दे रहे हैं, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं, तो बेहद खतरनाक है। क्या इसको राजनीति से आप भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? हम भाजपा के प्रवक्ता से भी ये प्रश्न पूछेंगे, मुस्लिम स्कॉलर से भी पूछेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है ये भी राजनीति, इसकी टाइमिंग को लेकर और जो कुछ चल रहा है, डीप फेक वीडियो, तमाम चीजें आप भी जानते हैं, इस पर भी दीजिए कोई जवाब। देखिए शिवम भाई, सबसे पहले मैं आपके हिंदूवादी चैनल को बधाई देता हूं, जो हिंदुओं को मजबूत सशक्त देखना चाहते हैं ताकि ये देश तरक्की कर सके जी। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं चाहते। वो निश्चित तौर पर हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, डरा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन जाएंगे अगर कांग्रेस आ गई, तो हिंदुओं की संपत्ति छीन कर मुसलमानों में बांट दी जाएगी। और प्रथम फेज की वोटिंग के बाद में ये चुनाव हिंदू मुस्लिम की तरफ लगातार मोदी जी ले जा रहे हैं। मैं कहता हूं ले जाइए मोदी जी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपने इस देश के हिंदुओं को कितना सशक्त किया है? आपने देश के करोड़ों हिंदुओं के रोजगार छीन लिए, क्योंकि मुसलमान तो खुलेआम कहता है कि भी हम तो निचले दर्जे के रोजगार में जुड़े हुए थे, कोई पेंशन लगा रहा था, कोई वेल्डिंग कर रहा था, कोई पताई कर रहा था, हमारे तो कोई रोजगार नहीं छिने तो हिंदुओं के छिने। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढा बंद कर दिया। ये हिंदुओं की स्थिति है। 81 करोड़ लोगों में जब आप देखेंगे कि 5 किलो गेहूं पर कितने लोग जिंदा हैं, तो उनमें अधिकांश संख्या आपको हिंदुओं की ही मिलेगी। और ये जो कोरोना वैक्सीन है, कहते हैं मुसलमानों ने तो लगवाई नहीं, तो मोदी जी इन मुद्दों पर कभी जवाब नहीं देते। वो कभी नहीं बताते कि भी उन्होंने हिंदुओं को कैसे सशक्त बनाया। दूसरी बात, वो ये जरूर बोलिए, मैं नहीं रोक रहा आपको, बोलिए। वो मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं मुसलमानों को सशक्त बनाना चाहता हूं, उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार ने इनके लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं, इनका भला किया है। आज मुसलमान जो है सबसे ज्यादा सरकारी सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, ये मोदी जी के कहने हैं। मोदी जी कहते हैं कि वो मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुसलमानों को दिलवा रहा हूं, इसलिए जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करके अधिक से अधिक मुसलमानों को हज पर भेज रहा हूं। तो क्या ये दोगली नीति नहीं है कि एक तरफ तो आप हिंदुओं को मुसलमानों से डराने की बात करते हैं, दूसरी तरफ तमाम योजनाएं मुसलमानों के लिए चलाते हैं? तो आप ये हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? मतलब नहीं, उन्होंने आपकी पार्टी पर आरोप लगाया। और दूसरा ये बॉम्ब होक्स वाला जो मुद्दा था, इस पर भी मैं आप जानना चाहता था कि इसमें क्या राजनीति है। क्या आप इस पर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, किसी और पार्टी पर लगाते हैं? मैं आऊंगा, वापस आप पर आऊंगा। मुझे पुनः प्रोडक्शन की तरफ से एक छोटा सा ब्रेक लेने को कहा जा रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, महत्वपूर्ण चर्चा कहीं मच जाएगी, जल्द वापस आएंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे थे, जो होक्स कह रहे हैं, बॉम्ब की धमकी दी गई है, लेकिन होक्स तो ये हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पूरी भारतीय एजेंसीज को परेशान कर लिया है, और उस पर भी क्या ये टाइमिंग, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ये टाइमिंग, जब कभी डीप फेक वीडियोस आते हैं, मैनिफेस्टो पर चर्चा होती है और उसके बाद ये होक्स आते हैं। हाँ, नहीं ठीक, किसके अनुकूल है? ये तो आपके भी अनुकूल हो सकती है, आपकी भी अनुकूल हो सकती है। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं अनुकूल है, तो आप भाजपा पर यहाँ आरोप लगा रहे हैं, आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के द्वारा किया गया। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा। नहीं तो फिर अनुकूल तो ये अनुकूलता रशिया से तार जुड़ रहे हैं आपको। नहीं विजय जी, आपको मैंने मौका दिया, अब भाजपा को एक मौका, ऐसे नहीं है विजय जी, भाजपा को भी यहाँ पर मौका दीजिए एक बार। बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाएगा। आपने एक तरीके से आपने तो कहा कि मोदी जी मुसलमानों के हित की बातें भी तो कर रहे हैं कि लैपटॉप और कुरान दोनों का जिक्र, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बातों को मैंने सुना। खेमचंद शर्मा जी, जो तमाम बातें विजय कौशिक जी के द्वारा कही गई हैं, मंगलसूत्र, संपत्ति, जो कि मैनिफेस्टो का यहाँ पर एनालिसिस जो पीएम मोदी के द्वारा भी किया गया, और मुसलमानों वाली बात, तमाम बातें जो है, इनका जवाब आपकी तरफ से पहले आना चाहिए विजय कौशिक जी के लिए, और फिर बाकी बातों पर चर्चा करेंगे कि इसकी टाइमिंग पर भी आपसे पूछेंगे सवाल। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। देखिए, इंडी गठबंधन से विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरजेडी, इन तीन पार्टियों की तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है, और वो माहौल है कि माइनॉरिटी फर्स्ट, मुस्लिम फर्स्ट पॉलिसी, मुस्लिम को अपील करना है, मुस्लिम को आगे बढ़ाना है, मुस्लिम की हेल्प करनी है, शरिया यहाँ पे भारत में अप्लाई करनी है। और उसके तहत इन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया, जिसको उन्होंने न्याय पत्र का नाम दिया है। उसके तहत उन्होंने कर्नाटक में ओबीसी, एसटी, एसटी का जो आरक्षण है, उसमें मुसलमानों की सभी जातियों को डाल दिया है।
उसी के तहत उन्होंने मंदिरों पे 10% जजिया कर लगाया। उसी के तहत उन्होंने, हमारी बहन नेहा वहां पे मारी जाती है, वो कांग्रेस के नेता की बेटी होती है, लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं लेते, मुंह बंद कर लेते हैं, दुष्टार्थ की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं और बहन मारी जाती है। जबकि लव जिहाद का एंगल है, परिवार ने चिल्ला चिल्ला के बोला, बार बार बोला, लव जिहाद का एंगल है, जांच होनी चाहिए, कौन लोग पीछे हैं, कौन सपोर्ट कर रहे हैं, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन चुप रहते हैं। और उसी के तहत उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद के परिवार से वो बोलते हैं कि भाई लैंड जिहाद पहले किया, अब लव जिहाद किया, अब जो करना है वो वोट जिहाद करना है, मतलब वोट में भी जिहाद करना है, क्योंकि इनको भारत में शरिया अप्लाई करना है। और उसी के तहत आज स्कूलों में भी हुआ एक मेल, ये तो जांच का विषय, पता चलेगा किसने भेजी, कहाँ से भेजी, क्यों भेजी, लेकिन जो कंटेंट दिखता है वो भी यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो जिहादी ताकतें हैं, जो माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली ताकतें, माइनॉरिटी फर्स्ट वाली ताकतें हैं, उन्होंने इस मेल को भेजा है ताकि डिस्टर्बेंस हो और चुनावों में कहीं ना कहीं दखलंदाजी हो, चुनावों में डिस्टर्बेंस हो, मोदी सरकार बदनाम हो, मोदी बदनाम हो, देश बदनाम हो, ताकि मोदी जी को नुकसान पहुंच सके। लेकिन सुन लो, आज सनातनियों ने ठान लिया है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तीसरी बार लाना है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश के शान को बढ़ाया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को बिना किसी दुहात के सहायता की है, एम्पावर किया है और उन्होंने आगे बढ़ाया है। उनकी जो भी योजना बनी सबके लिए बनी, सबको उन्होंने संवर्धन किया, फ्री में राशन दिया, सबको दिया, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, सबको दिए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पीएम किसान के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को जो लगातार पैसा दे रहे हैं वो सभी को दे रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 32 करोड़ से ज्यादा जो उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड बनाए, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो हॉस्पिटलाइजेशन का लाभ लिया वो सभी ने लिया है। घर का देने का काम है वो सब दे रहे हैं। तो हम तो अपने विकास पे बात कर रहे हैं, अपने एजेंडा पे बात कर रहे हैं, रोड मैप पे बात कर रहे हैं, भारत को दूसरी बड़ी बनाने पे बात कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ रुपए जो हुई है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, सबसे बड़ा अमाउंट है, उस पे बात कर रहे हैं। पूरा विश्व आज कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी ब्राइट स्पॉट है, सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर। बिल्कुल खेमचंद जी, बिल्कुल हाँ, लेकिन बिल्कुल ये तमाम ठीक, हाँ खेमचंद जी तमाम बातें हैं, लेकिन जो विजय कौशिक की तरफ से कहा गया था, पहले क्विकली आपसे उसका एक उत्तर ले लेता हूं, फिर असगर खान पे भी मैं जाऊंगा कि भाई इससे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी को ही फायदा होगा। मोदी जी को फायदा होगा तो तुम क्यों करते हो ऐसा काम? अगर मोदी जी को फायदा होगा तो अपने न्याय पत्र में आपने क्यों माइनॉरिटी लिखा? बोलते कि हम नए स्कूल बनाएंगे या जो भी आपको कहना था वो सबके लिए कहते। आपने स्पेसिफिक माइनॉरिटी शब्द को यूज किया, बहुत सबके बाद नहीं चलेगा, ये क्यों बोला? अरे हम हिंदू हैं इसलिए हम सेकुलर हैं। अगर हम हिंदू या भारत में मेजोरिटी में नहीं होते तो हम सेकुलर नहीं होते। बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, दुनिया का कोई भी देश देख लो, जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में है वो देश सेकुलर नहीं है, और फिर भी आप कहते हैं कि बहुसंख्यवाद नहीं चलेगा। ये तो आपकी हरकतें हैं, आपके नेता कहते हैं। ये बिल्कुल जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो लगाए गए हैं, फिर एक असगर खान जी पर मैं आऊंगा और आपसे मैं बिल्कुल ठीक है खेमचंद जी आपकी बात को लिया, असगर खान जी आप पर मैं आऊंगा और ये एनालिसिस आपसे किया जाएगा कि उस पूरे मेल में आखिर लिखा क्या गया। लेकिन फिर से 31 सेकंड का छोटा सा ब्रेक लेंगे, पुनः वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली में जो बॉम्ब मिले हैं, बॉम्ब की बात जो मिली है, जो ईमेल मिले हैं, बॉम्ब का होक्स जो मिला है, और उसके चलते जो इसको राजनीति के हिसाब से भी देखा जा रहा है, जो टाइमिंग की बात यहां पर की जा रही है। इसी पर और चर्चा करने के लिए मैंने राजनीतिक दृष्टिकोण की यहां पर चर्चा करी और यहां पर पुलिस की जो बात है वो भी हमने यहां पर एडमिट जान से ली। और अब हम आते हैं असगर खान जी आप पर। जिस तरीके से ये पूरा ईमेल जो आया है, इसके अगर आप ईमेल को पढ़ें तो ये बेहद डरा देने वाला है। यहां पर इंशाअल्लाह भी लिखा हुआ है और उसी के साथ साथ काफिर शब्द का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें कही गई हैं, इसमें अगर आप पढ़ें, किल देम वेयरएवर यू मीट एंड ड्राइव देम आउट ऑफ द प्लेसेस फ्रॉम विच दे ड्रोव टू हाइफन या पर 191, ये क्या धार्मिक ग्रंथ से, आपके पवित्र ग्रंथ से जो कुछ लाइनें यहां पर ली गई हैं उसका इस्तेमाल किया गया है और उसी के साथ साथ धमकियां भी काफिरों को दी गई है। किसको धमकी दी जा रही है और क्या लगता है आपको? इस मैसेज को आपने डिसाइफर अगर किया होगा, इसके बारे में दर्शकों को समझाइए, क्या संदेश इस धमकी के लिहाज से समझें, और ये कट्टरपंथ इस्लामिक जिहाद से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या है? बस शिवम भाई पूरी बात समझ गया ना आपकी बात। शिवम भाई मैं एक दो चीज़ों पर खासकर लाइट डालूंगा। पहले तो ये ऐसी खबरों को ये मेरी ज़ाती ख्याल है, मेरी अपनी सोच है, ऐसी खबरों को बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहिए
और ताकि बच्चों में और पेरेंट्स में पैनिक ना हो। इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज है, मैं खुद वकील हूं, मैं वो उसको कोई वो नहीं कर, लेकिन ये कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अलग चीज है। और आंखें मीच के इतनी इनिशियल स्टेज पे हम इन चीजों को किसी मजहब से जोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना होना चाहिए। ये चीज सब नफरत पैदा करती है। मैंने बस मेरी आपकी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, सिर्फ 1 मिनट ले रहा हूं। नहीं, आप ही का पूरा मौका है, आप ही बोलेंगे। मैं बस ये कह रहा हूं कि वो बताना जरूरी था। अगर कोई बम धमाका हो जाता तो फिर किसको बोलते? नहीं, अब तो डिस्कशन हो रहा है, आप सही बता रहे हैं। तो एक तो ऐसी खबरों को शिकार नहीं ताकि बच्चों में, पेरेंट्स में पैनिक ना हो, और दूसरी की इन्वेस्टिगेशन और मजहब से कभी नहीं जोड़ना चाहिए इस चीजों को, क्योंकि ये इतनी इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की कि आप, मैं, बल्कि बड़े बड़े ऑफिसर और इसके एक्सपर्ट भी कुछ नहीं कह सकते इस स्टेज पे अनटिल अनलेस के कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट सामने ना आए। अब सवाल है आपका, जो आपने कहा है कि साहब मुसलमानों का नाम, मुकेश भाई सिर्फ 1 मिनट ले रहा हूं आपको मैं, कि मुसलमानों का नाम इंशाअल्लाह लिखा गया, अल्लाह का नाम लिखा गया, काफिरों का नाम लिया गया, ये सारी चीजें प्लाटेड भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें डेलिबरेटली भी की जा सकती हैं। इसी चीज का तो इन्वेस्टिगेशन है। और दूसरी चीज ये है गौर करने वाली इस स्टेज पे, जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता शर्मा साहब कह रहे थे कि साहब इसका फायदा, अगर इस बात पे गौर करें, अगर इन्वेस्टिगेशन का एंगल ये हो कि ये सब कुछ वोटों के पोलराइजेशन के लिए किया गया है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर पोलराइजेशन होगा इन पॉइंट्स पे तो उसका फायदा किसको होगा? ये काबिल गौर है, इन्वेस्टिगेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसका फायदा किसको होगा? किसी भी पार्टी को हो सकता है, किसी पार्टी को नहीं हो सकता। ना, बिल्कुल हो सकता है। पोलराइजेशन दोनों पार्टियां कर रही हैं। ना सारे नहीं, ठीक भाई, किसी पर्टिकुलर पार्टी को होगा। और ऐसी, जैसे मैं तो कह रहा हूँ, देखिए आप जब जरूरत थी, आपने टाइमिंग की बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। जब टाइमिंग एक खास था, पुलगांव हुआ और नहीं इशारा टेररिस्ट की तरफ। बिल्कुल नहीं, मैं वो कह रहा हूं कि भाई इसमें जो चीजें लिखी गई हैं, मैं जो चीजें, अरे आप देखिए जो चीजें लिखी गई हैं उसको आप कह रहे हैं मजहब से ना जोड़ा जाए, तो मजहब से ना जोड़ा जाए तो किससे जोड़ा जाए? उसमें सरकारी लोग, आपने कहा भाई, मैं नहीं कह रहा, आप ही लोगों ने बताया, तो उसमें सरकारी लोग और बड़े ऑफिसर शामिल थे। चलिए, आपका एनालिसिस लिए, लेकिन आप अभी भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं जो लिखा हुआ हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं। आप देखिए उन हादसा का भी टाइमिंग वही था जो आज टाइमिंग है। ठीक है, यही टाइमिंग था। चलिए नहीं, जरूरत थी ऐसे किसी पोलराइजेशन की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि भाई ये आपके धार्मिक ग्रंथ, आपके कुरान से लिखी हुई आयतें अगर इसमें लिखी जाएं, वो लाइनें इंक्लूड की जाए। असगर खान जी, आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं, आप अपना एनालिसिस दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वहां से कुरान का इस्तेमाल करके चीजें लिखी जाएं अगर, तो वो खतरनाक है कि नहीं? फिर आप कहते हैं इसको मजहब से ना जोड़ा जाए। अच्छा, मैं इसका जवाब दूं, बिल्कुल खतरनाक, और इतनी खतरनाक कि अगर इसमें किसी को मुलव्विस पाया जाए, इन्वॉल्व पाया जाए, तो उसको सजा जेल की 4 दीवारी में नहीं देनी चाहिए, सड़कों के चौराहों पे, बाजारों में। ठीक है, वो शरीयत के हिसाब से भी नहीं। मुकेश जी पे आते हैं, मुकेश जी पर यहाँ पर आते हैं। इस पूरा एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से यहाँ दिया जा रहा है मुकेश जी, और ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स अगर होती है तो इससे किसको फायदा होता है, पोलराइजेशन होती है, लेकिन ये कहते हैं मजहब के चश्मे से इसको फिर से ना देखा जाए। नहीं, देखिए, मजहब के चश्मे से ना देखा जाता तो उसमें कोई कुछ और तो लिखा नहीं है, कुछ जय श्री राम। असगर खान साहब, नहीं होना चाहिए। असगर खान साहब एडवोकेट हैं और अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखना जानते हैं, और ये उनकी खासियत है। लेकिन ये जो अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल सच को आगे रखने के लिए करते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। असगर साहब, आपने कहा कि इसमें पोलराइजेशन से किसको फायदा है? बिल्कुल किसी न किसी को फायदा होगा, और अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें पोलराइजेशन का फायदा किसको मिला है? 80-20 की लड़ाई अगर होती है तो भले आपको फायदा नहीं हो, लेकिन 20% को पोलराइज करने के लिए, एकमुश्त वोट डालने के लिए अब तक पोलराइज कौन करता आया है? इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जो कि बाह्य समीकरण पे अपने राजनीति को आगे बढ़ाती है, वही इस तरीके का पोलराइजेशन करती है। तो पोलराइजेशन का फायदा निश्चित तौर पे, राजनीतिक तौर पे अगर आप देखें तो इसको सरकार का, जो बीजेपी को, उसको नहीं मिलेगा, और बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि इस पोलराइजेशन का फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसलिए इस हॉक्स कॉल के पीछे बीजेपी है। नहीं, आप इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं कि हॉक्स कॉल के पीछे बीजेपी है, और बीजेपी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। नहीं, आप इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं कि ये टाइमिंग क्या है और इसका फायदा किसको होगा। निश्चित तौर पे जो लोग इसको चला रहे हैं वो भारत के इस राजनीति में
इस बार का चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव, उसमें मोदी को दोबारा आने देना नहीं चाहते, इसलिए वो इस लाइन पे कर रहे हैं कि वोटों का बिखराव नहीं हो, वोटों का बिखराव नहीं हो और मुसलमान वोट एक तरफा जो है वो इंडी गठबंधन को जाए। और यही बात जो है वोट जिहाद के जरिए जो कल जो है मरियम ने कहा था, उसके बाद ये हॉक्स कॉल आता है, उसमें यही बातें चलिए बता दिए मरियम ने क्या गलत बात सही है। काफिर कौन है? नहीं, मरियम ने गलत ही तो कहा है, ठीक है। हाँ बताइए क्या गलत है? हमें वोटों का जिहाद करना है, इससे गलत क्या कहा जाए? मरियम ने जो कहा है इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन ले रही है, इलेक्शन कमीशन ने मामला दर्ज किया है, तो निश्चित तौर पे वो आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि आपने रिलीजन और राजनीति का कॉकटेल बना करके राजनीति को बांटने की कोशिश की है। तो इस पे तो निश्चित तौर पे होगा और इसी जो है इस पे मामला दर्ज करके ये किया है। और ये जो हॉक्स कॉल है, इस हॉक्स कॉल के पीछे निश्चित तौर पे वही लोग हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें जो है इंडी गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और रिलीजियस लाइन खींचने की कोशिश की गई है 2024 की राजनीति में। 2024 के चुनाव को सांप्रदायिक एंगल से चलाने के लिए जो है एक लाइन खींचने की कोशिश की गई है इस हॉक्स कॉल के जरिए। भाई मैं यही कहना चाह रहा हूं, ठीक है, 20% को नाराज करके असगर जी आप कह रहे हैं कि जिहाद का मतलब बताइए, जिहाद क्या आपके जद्दोजहद? हाँ ठीक है, तो ऐसे फिर मैं आपको बता नहीं फिर आपको ये भी पता होना चाहिए इस्लामिक जिहाद नाम का एक आतंकी संगठन भी है। मरियम से पूछिए ना, जिहाद का मतलब मरियम से पूछिए, जिहाद का मतलब मरियम से पूछिए ना, जो वो कह रही है कि संघी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, वोट जिहाद लाना है। और साथ में वो ये भी कह रही है मुस्लिम समाज के जो लोग वहां के जो बीजेपी प्रत्याशी राजपूत के साथ बैठकें की है, उसका हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, आप कहते हैं कि समाज में सबको मिलकर रहना चाहिए, और दूसरी तरफ आपके नेता बंद कमरे में कहते हैं कि काफिरों को उठा करके फेंक दो, काफिरों को आग लगा दो, काफिरों के सर जो है वो तल से जुदा कर दो। ये आपकी असलियत है, ये आपकी असली तस्वीर जो है वो बताती है। और मरियम ने जो कल बयान दिया है वही आपका असली चेहरा है, क्योंकि वो बंद कमरे में दिया गया, उनको ये नहीं पता था कि उनकी ये बातें रिकॉर्ड हो रही है और ये पब्लिक डोमेन में भी जाएगी। क्योंकि अगर उनको ये पता होता कि ये बातें पब्लिक डोमेन में जाएगी तो शायद वो इस तरीके की हिमाकत करने की हिम्मत नहीं होता है। जुल्म को रोकना होता है, जुल्म को रोकना होता है, लेकिन वो देखिए जो हकीकत है वो भी तो आप देखिए ना, उसका इस्तेमाल, जिहाद का शब्द का इस्तेमाल किन संगठनों के द्वारा किया जा रहा है? आपके जैसे लोगों के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है। चलिए आप अभी किया शर्मा जी ने लव जिहाद, आप ये वर्ड इस्तेमाल किया, बताइए लव जिहाद का क्या मतलब है? लव जिहाद यही है कि भाई दूसरे धर्म, जो काफिर जब शब्द का जिस तरीके से इस्तेमाल है वैसे ही लव जिहाद वही है कि भाई दूसरे धर्म की लड़कियों को बरगला के। अरे भाई कर्नाटक में जो मिनिस्टर है, ठीक है, वो कांग्रेस का मतलब धर्मयुद्ध होता है। मैं बताता हूँ शिवम, मैं बताता हूँ जिहाद का मतलब धर्मयुद्ध होता है और इनकी हर एक चीजें रिलीजन से जुड़ी हुई है, हर एक चीज अपने इस्लाम के से जोड़ करके ये देखते हैं। ये किसी से लव वव नहीं करते, ये अपने इस्लाम को फैलाने के लिए लव करते हैं। बिल्कुल ये लफ्ज जिहाद, और इसको एक बार नहीं 50 बार जो है डिफाइन किया जा चुका है और इसे डिफाइन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जिनको बोला जा रहा है वो इसका अर्थ समझते हैं। अरे भाई इससे जहर फैलता है। हम कहते हैं नफरत दूर करिए, प्यार पैदा करिए, नफरत दूर करिए और जहर फैलता है तो फैला कौन रहा है? फैला आप ही रहे ना, नफरत आप ही फैला रहे हैं। ठीक है, हम और आप भाई हैं, हम और आप दोस्त हैं, हम और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। असगर जी आपकी बात रखिए, बिल्कुल आपकी बात रखिए। क्या विजय जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आपका कमेंट फटाफट लेते हैं, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी इवेंट देखिए, करने की साजिश की गई, वैक्सीन को बदनाम करने के लिए 2-3 दिन पूरा अभियान चलाया गया और अब स्कूलों में गड़बड़ी करने के लिए, स्कूलों को परेशान करने के लिए। खेमचंद जी एक सेकंड बस, एक सेकंड। के लोग सैनिकों की वर्दी का और उनके नाम का, उनके बोर्ड का इस्तेमाल। ठीक है, बस आपका पॉइंट यहाँ पर ले लिया फटक से, बिल्कुल बहुत अब एंड हो रहा है। खेमचंद जी आपका पॉइंट देखिए, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझिए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसे इवेंट्स को लाया जा रहा है जिससे आप देखेंगे, आपको साफ साफ पता चल जाएगा ये वो शक्तियां हैं जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पुनः पीएम नहीं देखना चाहते हैं। पहले वैक्सीन को बदनाम करते हैं, अलग तरीके से बदनाम करते हैं, बिना किसी तरह के बदनाम करते हैं। वही लोग हैं जब वैक्सीन लग रही थी लोगों की जान। हो गया, इस पर चर्चा हो गई, समय का अभाव है, समय सबसे बराबर के पॉइंट्स यहाँ पर लिए। धन्यवाद करना चाहूंगा धन्यवाद। बिल्कुल ये समय हो चुका है। खेमचंद शर्मा जी आपका धन्यवाद, विजय कौशिक जी आपका, मुकेश जी हमारे साथ थे उनका धन्यवाद, असगर खान भी हमारे साथ थे, अरविंद जैन भी हमारे साथ थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा हमने करी तो, और लेकिन ये बार बार इस तरीके के अगर मैसेजेस, धमकियां आना, और इसमें अगर इसको मजहब के चश्मे से ना देखा जाए, नज़र से ना देखा जाए, तो भाई इसमें एक मजहब की झलक क्यों नजर आ रही है, ये भी तो बेहद खतरनाक है। एनालिसिस तो उसी आधार पर किया जाएगा कि किस मजहब के लैंग्वेज में इसमें लिखा गया। इसी के साथ मुझे शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। कल फिर ऐसे ही नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष
समक्ष पेश हो जाएंगे। हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।